Hello everyone, I'm a history teacher and today we are going to start our chapter 16, that is the British rule in our India। कि जब हमारे इंडिया में जब ब्रिटिश रूल आया था तो उसके अंदर क्या क्या एक्ट हुए थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे और हमें जो है उसका कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ा था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। So let's start our chapter. So here's our chapter 16, the British rule in India. In ancient times, India was known for its rich in pearls, silk, spices, ebony, gold, etc. These things were in great demand in Europe. With the passage of time, the European countries also decided to trade with India. So पुराने टाइम में इंडिया को अपने पर्ल्स एंड सिल्क, स्पाइसेस, इबोनी, गोल्ड जैसी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा जो था इंडिया जो था वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिच था एंड इसकी वजह से यूरोप के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। कुछ टाइम बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थी तो वो इंडिया के अंदर आके ट्रेड करना शुरू कर दिया उन्होंने। In 1498, Vasco da Gama, a Portuguese sailor, India landed at Kolkata. He got permission from the ruler of Calicut to carry on trade with India. The Portuguese traders soon had a monopoly over the spice, but they became cruel and unfair towards Indian. After almost 100 years of trading, they established themselves as economic power, having no rivals in the field of travel. Consequently, the Dutch, French, and the British also managed to get a foothold in India. In 1600, a group of 100 merchants of London took permission from Queen Elizabeth I to trade with India. They formed a trading company, the East India Company. The company received permission to trade in India from the Mughal Emperor Jahangir. They set up big godowns to store the goods they trade in. They started from Surat, later established trading centers in Mumbai and Madras, Chennai. तो 1498 में वास्को डी गामा जो एक पोर्टुगीज सेलर थे तो वो इंडिया के अंदर लैंड हुए थे कैलीकट के अंदर एंड इन्होंने कैलीकट के जो रूलर्स थे तो उससे ये परमिशन ली थी कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। बाद में जो पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे तो उन्होंने स्पाइसेस के ऊपर भी मोनोपोली शुरू कर दी, बट ये जो थे और भी ज़्यादा क्रूअल बन गए एंड इन्होंने इंडियंस के साथ जो है अनफेयर वो करने लग गए। आफ्टर 100 ईयर्स मतलब एक तरह से 100 ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग के बाद इन्होंने अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर्स जिसके पास कोई भी राइवल्स नहीं है इन द फील्ड ऑफ ट्रैवल्स, तो इसने अपने आप को ये इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, मतलब अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर देती है जिसके पास कोई भी ट्रैवलिंग के फील्ड में कोई भी राइवल्स नहीं थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश भी हमारे इंडिया के अंदर आए एंड उन्होंने इसके अंदर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। 1600 में जो एक 100 मर्चेंट्स के ग्रुप्स ने जो लंदन के थे तो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से क्या परमिशन ले ली जिससे वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। और फिर बाद में उन्होंने एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड इन्होंने इस कंपनी ने इंडिया के अंदर जो ट्रेड करने की परमिशन थी तो वो मुगल एम्परर जहांगीर से ले ली थी। फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े गोडाउंस को जो है बनाना शुरू कर दिया जिससे वो अपने जितने भी गुड्स जो हैं जिनको ये ट्रेड कर रहे हैं तो उसको ये यहाँ पे स्टोर कर सकें। एंड इन्होंने ये सबसे पहले तो सूरत से स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में इन्होंने मुंबई एंड मद्रास जिसको चेन्नई बोला जाता है तो उसमें अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश कर लिया था। तो ये वास्को डी गामा, क्वीन एलिजाबेथ एंड जहांगीर की पिक्चर है। The French too set up a trading company and established centers in Chandan in Bengal and in Pondicherry. The British did not like this. They fought with the French and defeated them. In the beginning, the British were interested only in trade. Soon they started building and forts and maintaining armies in the name of protection and their godowns. The Battle of Plassey in 1757, the British got permission from Aurangzeb to build Fort William near Kolkata. Nawab Siraj ud-Daulah was the ruler of Bengal on those days. He told the British not to build forts and to remove their troops. The British refused and declared a war against them. The war was fought at Plassey in 1757. Troops of Siraj ud-Daulah fought bravely but lost the battle.
In the rest of the country, regional rulers continued to fight for small kingdoms. The British took advantage of this. They helped one ruler against the other. In this way, they suppressed many local rulers and gained more power and wealth. Gradually, the British succeeded in capturing large parts of India. In the East India Company now became very powerful. They saw the gold opportunity to take benefits from these internal fightings. The British started trading for Indian soldiers of the British. सो फ्रेंच मतलब कि ये सब जब हो रहा था तो उस समय फ्रेंच भी बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड था ट्रेडिंग कंपनी को खोलने के लिए। तो उन्होंने भी इंडिया में आके ट्रेडिंग कंपनी खोल ली एंड उन्होंने चंदन बंगाल के चंदन नगर में एंड पौंडीचेरी में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स भी इस्टेब्लिश कर लिए। बट इस सब चीज़ों से जो ब्रिटिश थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इस वजह से उन्होंने फ्रेंच को के अगेंस्ट जो है लड़ाई करी एंड उनको हरा दिया। स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने जो है बस ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड थे वो, लेकिन बाद में इन्होंने बिल्डिंग्स, फोर्ट्स एंड आर्मी जो है बनाने शुरू कर दिए एंड इन्होंने जो है आर्मीज को इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन देयर गॉड्स मतलब अपनी गोडाउंस की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने आर्मीज को मेंटेन करने लग गए। मतलब कि बस ये नाम था कि हाँ हम गोडाउंस की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बट इनका जो है इरादा जो था वो कुछ और था। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी हुई, जिसके अंदर क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थे तो उन्होंने औरंगजेब से ये परमिशन ले ली थी कि कोलकाता के पास ये फोर्ट विलियम को जो है बनाए। बट जो नवाब सिराज उद्दौला जो थे, जो उस समय बंगाल के रूलर थे, तो उन्होंने जो है ब्रिटिश को मना कर दिया कि आप जो है यहाँ पे फोर्ट मत बनाओ और आप जो है अपने ट्रूप्स को भी रिमूव कर दो। बट ब्रिटिश ने ये जो है मना कर दिया एंड उसके अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो वॉर थी वो प्लासी में इन 1757 में लड़ाई गई थी, जिसके अंदर सिराजुद्दौला जो थे वो मतलब कि ब्रेवली लड़े, बट उनको जो है डिफीट मिली। बट इसमें क्या हुआ कि इसको देखने के बाद भी पूरी कंट्री में कुछ भी वो नहीं हुआ। बाकी कंट्री में जो छोटे छोटे रूलर्स थे तो वो अपनी ही लड़ाइयों में अपने स्मॉल छोटे छोटे किंगडम्स को जो है लेने के लिए, कॉन्कर करने के लिए वो एक दूसरे से फाइट करने लग गए। एंड इसी चीज़ का ब्रिटिश ने बहुत ही अच्छे से फायदा उठाया, एडवांटेज लिया। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रूलर की हेल्प करते थे दूसरे रूलर को हराने के लिए एंड ऐसे ऐसे करके ये जो थे ये बाकी के जितने भी लोकल रूलर्स थे तो उनको ये सप्रेस करने लग गए एंड और भी ज़्यादा पावर एंड वेल्थ को गेन करने लग गए। ग्रेजुअली जो ब्रिटिश थे तो वो उन्होंने इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो गए थे वो। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। उन्हें जो है ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी कि हम जो है इनकी इंटरनल फाइटिंग्स, जो ये छोटी छोटी फाइटिंग्स करते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो उनसे हम जो है बहुत ही अच्छा इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड तब ब्रिटिश ने जो है इंडियन सोल्जर्स के लिए ब्रिटिश को तैयार करना, ट्रेन करना शुरू कर दिया। इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने क्या इनजस्टिस हमारे साथ करी थी? एज द ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी, दे फोर्स द फार्मर ऑफ बिहार एंड बंगाल टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो वाज अ blue powder used in England for dyeing clothes in textile mills. The farmers had no use of this crop, rather they needed food crops to feed their families. The British also forced the farmers to sell indigo to Britishers drawers only at very low prices. The British exploited all the resources of India. They ruled India to get maximum benefits of these resources. The weavers of fine cotton and silk were forced to sell their clothes only to British traders at very low prices. So इन्होंने हमारे साथ क्या इंजस्टिस करी कि जैसे जैसे ब्रिटिश जो थे वो मनी को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने क्या किया कि बिहार के एंड बंगाल के जो फार्मर्स थे तो उनको ये फोर्स करने लग गए कि आप सिर्फ इंडिगो को उगाओ। एंड इंडिगो जो है वो एक ब्लू कलर का पाउडर होता है जो इंग्लैंड के अंदर जो है टेक्सटाइल मिल्स में कपड़ों को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो हमारे इंडिया के जो फार्मर्स थे तो उनका इस क्रॉप्स के कोई भी
यूज़ नहीं था, इनका क्रॉप्स जो थे, ये जो क्रॉप्स थे वो इनके बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं थे, क्योंकि इन्हें जो है फूड क्रॉप्स चाहिए थे अपनी फैमिली को फीड कराने के लिए। बट ब्रिटिशर्स जो थे, ये जो फार्मर्स थे उनको ये फोर्स करते थे कि आप इंडिगो जो है उगाओ, एंड इंडिगो को बस आपको ब्रिटिश को सेल करना है, वो भी बिल्कुल लो प्राइसेस के अंदर। एंड ब्रिटिश जो थे वो हमारे इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लग गए, एंड इन्होंने जो है हमारे इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं तो उसको और भी ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए इन्होंने इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया। ये जो हमारे फाइन कॉटन एंड सिल्क के जो वीवर्स थे, तो उनको भी ये फोर्सफुली मतलब फोर्स करने लग गए कि आप ये कपड़े सिर्फ ब्रिटिश ट्रेडर्स को भेजो, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम प्राइजेस के अंदर। The British used Indian soldiers to conquer India, but they treated them very badly. The British made laws to take control of more and more kingdoms. One such law was that if a king dies without a natural son, his kingdom will be taken over by the British. Thus, farmers, traders, kings, soldiers, etc., were dissatisfied with the British rule. They wanted to out the British from India. तो ब्रिटिश जो थे वो क्या करने लग गए, वो इंडियन सोल्जर्स को भी ट्रेन करने लग गए, एंड इंडियन सोल्जर्स को जो थे वो इंडिया को कॉन्कर करने के लिए यूज करने लग गए। बट तभी भी वो बहुत ही ज़्यादा बैडली ट्रीट करते थे इंडियन सोल्जर्स को, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता था। जैसे कि इंडियन सोल्जर्स जो थे वो किसी भी जो है ऊंची पोस्ट में नहीं हो सकते, एंड उनकी जो सैलरी थी वो भी ब्रिटिश सोल्जर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम होती थी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करने लग गए, एंड उनको बहुत ही ज़्यादा बैडली ट्रीट किया जाता था। ब्रिटिश जो थे उन्होंने एक मतलब कि बहुत और भी ज़्यादा किंगडम्स को जो है कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने अलग अलग रूल्स को, अलग अलग लॉज को बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि एक लॉ ये था कि अगर कोई भी किंग जो है वो अपने बिना नेचुरल सन के उनकी उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो पूरी की पूरी किंगडम होगी वो ब्रिटिश के किंगडम के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इस वजह से जो फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, किंग्स, सोल्जर्स, जितने भी लोग थे वो ब्रिटिश रूल से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, एंड वो ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर से ब्रिटिशर्स को हम जल्दी से जल्दी बाहर निकाल सकें। Then the revolt of 1857. The revolt of 1857 is called the first war of independence. It is a very important landmark in our history. The revolt was started at Meerut by the Indian soldiers in British Army. A new rifle in field was introduced. A rumor spread that these cartridges were greased with fat of cows and pigs. The covering of these cartridges has to be bitten off before loading the gun. The Hindus regards cows as the holy, and Muslims regards pig as unclean. The rumor hurt the sentiments of the soldiers. Mangal Pandey and Indian soldiers in the British Army fired the first shot of the revolt of 1857. The revolt started at Meerut. It soon spread to other parts. Along with the Indian soldiers, other section of the Indian society also joined. They declared Bahadur Shah Zafar as the leader. Other prominent leaders like Tatya Tope, Peshwa Nana Sahib, Kunwar Singh, Liaquat Ali, Rani Lakshmibai, and Begum Hazrat Mahal of Awadh. But the British had better trained soldiers and superior weapons. सो जो 1857 का जो रिवोल्ट था उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, एंड ये जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था हमारी हिस्ट्री का। इसमें ये जो रिवोल्ट था वो मेरठ में शुरू हुआ था, जो ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सोल्जर्स ने शुरू किया था। मतलब ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो इंडियन सोल्जर्स थे तो वो इंडस्ट्रीज से इतना ज़्यादा परेशान थे कि इन्होंने जो है मेरठ के अंदर ये रिवोल्ट शुरू हो गया था। इसलिए शुरू हुआ था जब न्यू राइफल इनफील्ड को जब इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या होता कि एक रूमर इससे स्प्रेड था, मतलब रूमर स्प्रेड किया था, ये था कि जो ये कार्टिलेज है तो उसको काउज एंड पिग्स के फैट से ग्रीस किया गया है, एंड इस कार्टिलेज को अगर हमें इस जो है मतलब कि गन को लोड करना है तो इसकी जो कार्टिलेज की कवर है जिसको पिग्स एंड काउस की फैट से ग्रीस है, तो वो उसको हमें अपने मुंह से बिट ऑफ करके निकालना है, तब हम इस गन को लोड कर सकते हैं। बट हिंदूज जो थे वो काउस को एज अ होली मानते हैं, मतलब बहुत पवित्र मानते हैं, एंड मुस्लिम्स जो हैं वो पिग्स को एज अनक्लीन मानते हैं। तो इसकी वजह से ये र्यूमर्स जो थे वो सोल्जर्स के सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे थे। इसकी वजह से ये जो रिवॉल्ट था वो शुरू हुआ था। ये रिवोल्ट शुरू करा था एक इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे, जिनका नाम था मंगल पांडे।
एंड ये जो रिवोल्ट था वो मेरठ के अंदर शुरू हुआ था। एंड बाद में यहाँ इसके मतलब कि ये सबसे पहले तो इंडियन सोल्जर्स ने शुरू करा था, बट इसके बाद यहाँ के पे अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग जो सेक्शंस थे इंडियन सोसाइटी के, तो वो भी ज्वाइन होने लग गए। एंड इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया। एंड बाकी के अदर जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे तो उसके अंदर आते थे तात्या टोप, पेशवा नाना साहेब, कुनवार सिंह, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल जो अवध के थे। तो ये सब इसके प्रोमिनेंट लीडर थे। एंड जो मेन लीडर थे वो थे बहादुर शाह जफर। बट क्या हुआ कि ब्रिटिश के पास बहुत अच्छे ट्रेन सोल्जर्स एंड बहुत अच्छे वेपन्स थे, तो उसकी वजह से ये रिवोल्ट सप्रेस हुआ। Moreover, the Indians were disorganized and hence they lost. And क्या हुआ था कि इंडियंस जो थे वो एक साथ यूनाइटेड नहीं थे, वो डिसऑर्गेनाइज्ड थे, तो इस वजह से उनको जो है हार माननी पड़ी। तो ये तात्या टोप, पेशवा नाना साहेब, कुनवर सिंह एंड रानी लक्ष्मीबाई की पिक्चर है। Suppression. The British suppressed the revolt very cruelly. Many Indians were sent to jails. Bahadur Shah Zafar was exiled to Burma, now Myanmar. In the process of the East India Company also came to an end. The British government appointed a Governor General. He was also called the Viceroy. But there was no change in the condition of India. The revolt of 1857 created an urge among the Indians to be free. They believed that if they fought unitedly, they would be able to drive out the British. The revolt of 1857 inspired among Indians the feeling of freedom. The flame of freedom became brighter and brighter with the passage of time, and ultimately the dreams come true in 1947. तो ब्रिटिश ने जो है ये रिवोल्ट को बहुत ही ज़्यादा क्रूली जो है सप्रेस किया। बहुत सारे इंडियंस को इन्होंने जेल भेज दिया। एंड ये जो इनके लीडर थे बहादुर शाह जफर, वर्मा को आज म्यांमार बोला जाता है, तो वहाँ पे जेल भेज दिया उन्होंने। एंड उनकी वहीं पे ही डेथ हो गई थी। इस प्रोसेस में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी तो वो खत्म हो गई थी। अब ये सीधे हम पे रूल कर रहे थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो उन्होंने गवर्नर जनरल को जो है हायर किया था, अपॉइंट किया था, एंड इसको वाइस रॉय बोला जाता था। बस इसके आने के बाद भी जो इंडियंस की कंडीशन थी तो उसके अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं आए थे, उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो रही थी। बट ये जो 1857 का जो रिवोल्ट था तो उसने इंडियंस के अंदर एक अर्ज को जो है मतलब कि अर्ज क्रिएट कर दिया था, जिससे वो फ्रीडम और भी ज़्यादा ला पा सके। तो उन्होंने ये बिलीव किया, मतलब इंडियंस से बिलीव करते थे कि अगर हम यूनाइटेडली एक साथ होकर अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करें तो हम इनको बहुत आराम से भगा सकते हैं, हम उनको बहुत आराम से हम इंडिया से निकाल सकते हैं। एंड ये जो 1857 का जो रिवोल्ट था तो उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को हम जो है इंस्पायर किया एंड उनको जो है फ्रीडम की फीलिंग जो है उन्हें दी। एंड ये जो फ्रीडम की जो फ्लेम थी तो वो और भी ज़्यादा ब्राइटर एंड ब्राइटर होती रही। एंड कुछ पैसेज ऑफ टाइम तक, मतलब कि टाइम टू टाइम ये और भी ज़्यादा बढ़ती रही। एंड हमें जो है 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। तो ये टाइम टू रिकॉल। Vasco da Gama landed at Calicut in 1948. The East Indian Company opened its first center at Surat. In 1857, a revolt was sparked off in Meerut by the Indian soldiers. After 1857 revolt, the British government took over the control of India. वास्को डी गामा जो थे वो कैलिकट में आए थे 1948 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उसका जो पहला ट्रेडिंग सेंटर था वो सूरत में हुआ था। एंड 1857 के अंदर एक रिवोल्ट जो था वो मेरठ में जो है हुआ था बाय इंडियन सोल्जर्स। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इंडिया पर पूरा कंट्रोल ले लिया था। असेसमेंट टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए, डार्क द करेक्ट सर्कल। सो करेक्ट सर्कल पे आपको डार्क करना है। वास्को डी गामा कैलिकट में कब लैंड हुए थे? 1498 में। 1857 में एक रिवोल्ट जो था वो कहाँ स्पार्क्ड हुआ था? मेरठ में। ब्रिटिशर्स फोर्स द फार्मर्स टू ऑफ बिहार के एंड बंगाल के जो फार्मर्स थे उनको ये फोर्स करते थे ब्रिटिशर्स कि आप सिर्फ इंडिको को ग्रो करो। बहादुर शाह जफर जो थे वो एग्जाइल्ड थे कहाँ पे? बर्मा में। उनको बर्मा में जेल भेज दिया गया था। Fill in the blanks. नवाब सिराज उद्दौला was defeated in the battle of प्लासी। प्लासी के बैटल में जो नवाब थे सिराजुद्दौला तो उनको डिफीट मिल गई थी इन 1757 में। वास्को डी गामा रीच थे वो, मतलब कि कैलिकट में आए थे कब?
1498 में, 1498 में। The revolt of 1857 was started by the Indian soldiers at मेरठ। मेरठ में सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो शुरू हुआ था बाय इंडियन सोल्जर्स। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो लीडर थे वो थे बहादुर शाह जफर। Dash was the first to set up trading centers। so जो ब्रिटिशर्स थे तो वो सबसे पहले थे जिन्होंने C. Right, T for true and F for false. In the Battle of Plassey, the British defeated सिराजुद्दौला। Battle of Plassey में ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया था। True. The British helped Indian farmers a lot। ब्रिटिश ने इंडियन फार्मर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। False. उन्होंने उन्हें एक्सप्लॉइट किया था। बहादुर शाह जफर जो थे वो इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जो लीडर थे वो। True. After the revolt, a governor general was appointed to rule over India। True। डी क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। सो दैट्स इट, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।